ये इश्क तुम न करना मुकम्मल पार्ट 2। अज़हुमा कुरैशी। लैबा को वहां रहते हुए मजीद एक हफ्ता गुजर गया था। वो इस वक्त बच्ची को गोद में उठाए से मुसलसल जिला रही थी, जो आज हद से ज्यादा चिड़चिड़ी हो रही थी। लैबा बेटी, ये हया इतना क्यों रो रही है? वो अभी सोकर उठी थी कि हया की आवाज सुनकर बाहर आई। शाजिल 3 दिन से इस्लामाबाद किसी बिजनेस विजिट पर गया हुआ था। पता नहीं आंटी, सोच रही हूँ इसे डॉक्टर के यहाँ ले जाऊँ। वो ज़रा खुद भी परेशान हुई। हाँ चलो, मैं भी साथ चलती हूँ। वो भी ज़रा परेशान हुई, क्योंकि इसका रोना तकलीफ दे था। नहीं नहीं, आप घर ही रहें, बाहर बहुत गर्मी है। आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। मैं ड्राइवर के साथ चली जाती हूँ। इसने फौरी बीच का रास्ता निकाला था। चलो, मैं ड्राइवर से बोल देती हूँ। वो साथ ही कदम उठाती बाहर तक आई थी, जबकि लैबा दुपट्टा दुरुस्त करती गाड़ी में बैठ गई थी। मिस, आर यू ओके? ये इसकी नई सेक्रेटरी थी, जो एक बापर्दा लड़की थी। शदीद गर्मी में बस वगैरह में सफ़र करने की वजह से इसकी हालत ख़राब हो गई थी। वो जब से ऑफिस आई थी, इसे मुसलसल उल्टियाँ हो रही थी। इस वक्त भी वो ऑफिस लाउंज में सोफे पर बैठी थी, चेहरा दुपट्टे से छुपा रखा था। यस यस सर, वो नकाहत ज़दा आवाज़ में बोली थी। यूसुफ को इसकी हालत नासाज लगी थी। मैडम, आई थिंक आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हमें अस्पताल चलना चाहिए। इसने फोर्स किया। सर, आप प्लीज अमीना को बुला दें। यूसुफ ने ख्याल आने पर बाहर देखा, मगर अमीना वहां मौजूद नहीं थी। माँ सवाए एक दो लड़कियों के, और वो किस कदर नकचड़ी थी यूसुफ बखूबी जानता था। मिस नूर, आप प्लीज मेरे साथ अस्पताल चलें। अमीना शायद ऑफ पर है। इसे भी अपना सर घूमता महसूस हो रहा था। वो बहुत हिम्मत करके यूसुफ के साथ गाड़ी तक आई थी, जबकि स्टाफ एक नज़र देखने के बाद दबी दबी सरगोशियां करने लगे थे। मगर डॉक्टर, ये इतना रो क्यों रही है? रायबा ने जरा परेशानी से पूछा था। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। पेट के दर्द की वजह से बच्चे अक्सर शदीद रोते हैं। आप बच्ची की फीडर वगैरह का ख्याल रखें। कोशिश करें कि वो अच्छे साफ हों। लाइबा जरा परेशानी के आलम में बाहर आई थी। यूसुफ जो बाहर वेटिंग एरिया में बैठा था कि अपने सामने यूं अचानक से लाइबा को देख दंग रह गया था, जबकि अपनी धुन में आती लाइबा भी पूरी तरह से चौंकी थी और ठहर सी गई थी। तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये हया है ना? ये तुम्हारे पास क्या कर रही है? यूसुफ को एक लम्हा लगा था शाजिल की बेटी को पहचानने में, क्योंकि वो काफी बार मुलाकात कर चुका था। मैं तुम्हारे किसी भी सवाल की जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। वो हद से ज्यादा संजीदगी से बेरुखी से बोली थी। तुम मेरे सारे सवालों के जवाब देने की पाबंद हो। इसने दांत किचकिचाए। हटे मेरे रास्ते से, वो गुस्से से बोली थी। साथ ही कदम बाहर की जानी बढ़ाए। बेशतर लोगों को अपनी जानी मुतवज्जा देख वो साथ साथ कदम उठाता इसके पीछे आया था कि इसे शाजिल की घर की गाड़ी में बैठता देख वो मुठिया भीज गया था। अपनी और शाजिल की तमाम बातें याद कर इसका खून खौल गया था। वो इसके निकाह में होते हुए किसी और मर्द से निकाह का सोच रही थी। बिला आखिर जिस बात मर्दाना आना पर आई थी, तो इसकी गैरत जोश मार गई थी। क्या हुआ था गुड़िया को? शाजिल कुछ देर कबल ही घर लौटा था कि अपनी माँ से सब सुनकर वो परेशान हो गया था कि अब हया और लाइबा को देख इसकी जान में जान आई थी। कुछ खास नहीं सर, बस हल्का सा पेट दर्द था। वो नर्म गोई से बोली थी। ओ, कैसा है मेरा बच्चा? बाबा की जान नाराज है? बाबा अपने बेटे को अकेला छोड़कर चले गए थे, इसीलिए बीमार हो गया मेरा बेटा। वो अब अपनी बेटी से लाड करने में मसरूफ हो गया था, जबकि लाइबा मुस्कुरा कर देख रही थी। जब किसी की मर्दाना आवाज समातों से टकराई थी। अस्सलाम वालेकुम। वो सभी चौंके थे। वो लोग इस वक्त लाउंज में ही खड़े थे। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। आज आपने हमारे घर का रुख कैसे कर लिया? शाजिल इसे देखकर जरा शरारत से बोला, जबकि इस तमाम अरसे में लाइबा के लबों पर कातिलाना मुस्कुराहट रक्स कर गई थी। बस मुझे अभी इल्म हुआ कि मेरी मनकूहा मेरी बगैर इजाज़त तुम्हारे घर रिहाइश पजीर है। बस इन्हीं को अपने साथ ले जाने आया हूँ। शाजिल ने हैरत व बेयकीनी से इसकी जानिब देखा। व्हाट? तुम्हारी मनकूहा? तुमने निकाह कब किया?
और तुम्हारी मनकूहा मेरे घर में क्या करेगी यार? इसका ध्यान लाइबा की तरफ गया ही नहीं था। जल्द अब तुम्हें इकट्ठा वलीमे का खाना खिलाऊँगा और मेरी मनकूहा ये है। इसके इशारे पर वो बुरी तरह से चौंका था। ये मिस लाइबा, तुम्हारी मनकूहा? ये क्या मज़ाक है यार? इसने ताज्जुब का इज़हार किया। मज़ाक की क्या बात है? शी इज़ माय वाइफ़। वो बेहद मुतमईन लहज़े में बोलता, इसके पाँव तले ज़मीन खींच गया था, जबकि लाइबा की निगाहें इसी के चेहरे पर मरकूज़ थीं, जो अब बग़ौर इसका जायज़ा ले रहा था। सादा से शलवार सूट में वो खिली-खिली सी लग रही थी। मिस लाइबा, क्या ये दुरुस्त कह रहा है? अब वो लाइबा की जानिब घूमा था। जी। यूसुफ को हैरानी हुई, वो इतनी जल्दी कैसे मान सकती थी भला? ओह! तो फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? इसे अपने प्रपोज़ करने पर अफ़सोस हुआ, क्योंकि ये मुझसे नाराज़ हो गई थी और मैं ढूँढता फिर रहा था कि कहाँ गायब हो गई। ख़ैर, बाकी की तफ़सील तुझे बाद में दूँगा। फ़िलहाल अपनी बेटी सँभाल, क्योंकि मैं अपनी बीवी को साथ ले जा रहा हूँ। वो जिस अंदाज़ में बोला था, शाज़िल चाह कर भी कुछ ना कह सका। अलबत्ता चेहरा बुझ-सा गया था। लैबा बेटी, आती-जाती रहना, मुझे तो एक सहारा मिल गया था। इस बार खामोश बैठी माहरूफ बेगम ने बीच में मुदाख़लत की थी। जभी यूसुफ का मोबाइल रिंग हुआ था। हेलो, मिस महानूर को इनके घर सेफ़ली पहुँचा दिया ना तुमने? ओके। वो ऑफ़िस के ड्राइवर को हिदायत देकर आया था, जबकि लाइबा के कान खड़े हो गए थे। चलें? वो इसकी जानिब मुतवज्जह हुआ था। मैं अपना बैग ले आऊँ। वो इसे खुश निगाहों से देखती अपने रूम की जानिब बढ़ी थी। मॉम, हम पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहे? वो खफ़ा हुई, क्योंकि तुम्हारी वो बहन हमारे पास नहीं है और वो शख़्स बार-बार इस लड़की के बारे में पूछ रहा है। वो ज़िद हुई। ओह गॉड! ठीक है, फिर मैं पाकिस्तान जा रही हूँ, ताकि यूसुफ से शादी से इनकार की वजह पूछ सकूँ। वो गुस्से से बोली, अभी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बाज़ रखना चाहा। क्यों ज़रूरत नहीं है? वो गुस्सा हुई। देख रहे हो असफंयार अपनी बेटी को। इस बार उन्होंने तंज़ किया। तुम दोनों माँ-बेटी ने मुझे पागल कर दिया है। मेरी तरफ से भाड़ में जाओ। वो शदीद नागवारी के आलम में गोया होते वहाँ से वॉकआउट कर गए थे, जबकि वो मुसलसल बड़बड़ा रही थी। गाड़ी खामोशी से अनजान रास्तों पर गामज़न थी। पैसेंजर सीट पर बैठी लाइबा बिल्कुल खामोश थी। गोया यूसुफ की मौजूदगी इसके लिए कोई मायने न रखती हो, मगर दिमाग में बहुत सी सोचें थीं, जो इसे सांस नहीं लेने दे रही थीं। कैसी हो? एक नज़र देख यूसुफ ने पहल की थी। क्या? इसने तमस्खर उड़ाती निगाहों से इसकी जानिब देखा। कैसी हो? कैसी हूँ? जिस लड़की की ज़ात को तुम जैसे बुज़दिल और बेगैरत शख़्स सवालिया निशान बनाकर छोड़ जाए, वो कैसी हो सकती है भला? वो इस्तेज़ाया मुस्कुराई थी। जानता हूँ, मगर मैंने तुम्हें बहुत ढूँढा, तुम मुझे नहीं मिली। इस वक़्त मैं गुस्से में था। वो जिस अंदाज़ में बोला था, लाइबा ने तंज़िया निगाहों से इसकी जानिब देखा था। गुस्से में तुम किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे। वो हल्का-सा मुस्कुराई। मुझे एहसास है, मगर ये सब तुम्हारे बाप की वजह से। मैं सिर्फ़ इसे तकलीफ़ देना चाहता था, मगर हाँ, मुझे एहसास है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो अपनी गलती मान रहा था। जिस बाप को तुम तकलीफ़ देना चाहते थे ना, वो मेरा निकाह पर निकाह करा रहा था, वो भी अपनी ही उम्र के आदमी से। और जब मैं निकाह के लिए नहीं मानी, तो मुझे मेरी सौतेली माँ ने एक कोठे पर भेज दिया। और हकीकत बयान करते लाइबा की आँखें सुर्ख़ पड़ गईं थीं। वो रात निगाहों में घूम गई थी, जब सामने बैठे शख़्स ने नशे की हालत में इसकी हर पुकार को नज़रअंदाज़ किया था। और यूसुफ का साँस सीने में अटका था। ये क्या कह रही थी वो? तुम्हारा बाप ऐसा कैसे कर सकता है? वह हैरान हुआ, क्योंकि मैं इनकी पहली बीवी की औलाद हूँ, जिससे इन्होंने शादी सिर्फ़ पैसे के लिए की थी। वो मेरे वजूद से इतनी ही नफ़रत करते हैं, जितनी मेरी माँ से करते थे। तुम मेरे ज़रिए इन्हें अज़ियत देना चाहते थे। वो कर्ब से मुस्कुराई, आँखों से आँसू झरने की मानिंद बहने लगे। यूसुफ का दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया था। यानी जो शख़्स अपनी सगी बेटी का नहीं, वो किसी और का क्या हो सकता है? यूसुफ को शदीद कर्ब ने आन घेरा था। होंठ दाँतों तले दबाए, वो खामोशी से ड्राइविंग करता लफ्ज़ तरतीब दे रहा था। दिल अज़ियत से फटा जा रहा था कि जभी लाइबा की आवाज़ पर वो चौंका। पूछोगे नहीं कि कोटे से मैं कहाँ पहुँची? यूसुफ ने खाली-खाली निगाहों से इसकी जानिब देखा। चलो मैं बता देती हूँ। वहाँ से मुझे एक अमीरज़ादे को बेच दिया गया और इसने मेरे साथ वही किया जो एक ग शट अप! चुप, बिल्कुल चुप। खबरदार तुमने कोई बकवास की तो।
इसके अधूरे लफ्ज़ों का मफ़हूम समझते ही यूसुफ शिद्दत से चिंगारता इसे बाज़ लग गया था, जबकि वो इसका सुर्ख़ पड़ता चेहरा देख इस्तेज़ाइया मुस्कुराई थी। वो सुन नहीं सका था और वो सह कर आ रही थी। क्या हुआ, बर्दाश्त नहीं हुआ? वो इस्तेज़ाइया मुस्कुराई। जो तुमसे सुना नहीं जा रहा वो मैं सह कर आ रही हूँ, समझे? इस बार वो शिद्दत से धाड़ी थी, जबकि वो ज़ब्त के बाइस सुर्ख़ पड़ता चेहरा लिए गाड़ी हवाओं में उड़ा रहा था। सॉरी, वो गाड़ी मेंशन के ऐन सामने रोकता एक लफ्ज़ी माज़रत करता गाड़ी से बाहर निकला था। मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? वो ज़रा हैरान हुई। क्या मतलब है इस बात का? इसकी तरफ का दरवाज़ा खोले खड़ा वो ज़रा हैरान हुआ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। वो अपनी जगह जमी बैठी थी। मोहतरमा, मैंने आपसे आपकी राय नहीं पूछी है। इस बार यूसुफ का दिमाग घूमा, मगर मैंने तुम्हें अपनी राय ही दे रही हूँ। इसने दाँत किचकिचाए। बीवी अपने शौहर के घर ही रहती है। ये बात नहीं बताई आपको किसी ने? इस बार वो तहम्मुल मिजाजी से गोया हुआ था, क्योंकि इन दोनों के दरमियान कुछ भी नॉर्मल नहीं था। कोई भी शौहर अपनी बीवी को निकाह के बाद निकाहनामा जलाकर इसके बाप के घर के बाहर नहीं फेंकता। ये बात नहीं बताई आपको किसी ने? इसके अल्फाज इसी अंदाज में वापस लौटाए गए थे। मुकाबिल का चेहरा सुर्ख पड़ा था। रुखसती से पहले लड़की बाप के घर ही रहती है। इसने खुद का दिफा किया। रुखसती भी जभी मुमकिन होती है जब निकाहनामा हाथ में हो। लाइबा ने नफरत आमेज निगाहों से घूरा था। अब मान तो ली है अपनी गलती, अब क्या करूं? वो झुंझलाया। और कितनी लड़कियों की जिंदगी तबाह और बर्बाद करने के बाद ज़मीर के झिंझोड़ने ने बेदारी पर मजबूर किया है साहब बहादुर को। वो तंज़िया फुनकारी थी। इसने सुर्ख आँखों से घूरा था। अगर मज़ीद बेइज़्ज़ती करनी है तो सारी ज़िंदगी पड़ी है। घर की चारदीवारी काफ़ी वसी है। वहाँ मुतमईन अंदाज़ में कर लीजिएगा। गलती थी तो लिहाज़ मनहूस खातिर रखा था। ठीक है, एक शर्त पर इस छत के नीचे रहने के लिए तैयार हूँ। पहले पूरे शहर के सामने बाकायदा शादी का ऐलान करो। जिस निकाह को छुपाकर मेरे बाप को अज़ियत देना चाहते थे, इसी निकाह को पूरी दुनिया के सामने एक्सेप्ट करो। और हाँ, ये हकीकत कभी ना भूलना कि तुम्हारी बीवी तुमसे निकाह के बाद कोटे के दीदार से फैज़याब होने के बाद ही तुम्हें मैसर आई है। हकीकत थी कि उबलता हुआ पानी जो किसी ने यूसुफ के चेहरे पर तेज़ाब की मानिंद बहा दिया था और वो बुरी तरीके से बिलबिला उठा था। जब इस हकीकत की अज़ियत नाक़ाबिले बर्दाश्त हुई तो वो इससे बहस तर्क करता, खुद इसे अपने हिसार में उठाता, मेंशन की जानिब बढ़ा था। जबकि वो इसके इस इक़्तिदाम इस इक़दाम पर बुरी तरह सटपटाने के साथ-साथ हैरान भी हुई थी। इतनी हैरत से मत देखें, जब बकौल आपके बाप के घर फेंक सकता हूँ, तो खुद अपने हाथों पर उठाकर अपने घर की इज़्ज़त भी बना सकता हूँ। मान लिया जज़्बात में हो गई गलती, जब तक सज़ा देना चाहें भुगतने को तैयार हूँ। वो हर तरह खुद को समझाते हुए ज़मीर की अदालत में इससे खुद को हर तरह का मुजरिम ही पाया था। ज़बरदस्ती निकाह अफ़सानी कहानियों में तो शायद बड़ा रोमांटिक लगता हो, मगर असल ज़िंदगी में ज़ुल्म के सिवा कुछ नहीं। और कम से कम सौ कौड़ गैरत के नाम पर बाप के किए का बदला बेटी से लेने वाले मर्द-ज़ात पर बदनुमा धब्बे जैसा है। क्योंकि गैरतमंद मर्द मर्दों के लिए सज़ा कमज़ोर औरतों को नहीं देते और जो ऐसा करते हैं वो मेरी नज़र में काबिल एहतराम मर्द नहीं रहते। इसके लहज़े से बेपनाह नफ़रत अया थी। खामोशी से सीढ़ियाँ चढ़ते यूसुफ ने हैरत और बेयकीनी से इसकी जानिब देखा था। वो लड़की पल में इसकी औकात दो कौड़ी की कर गई थी। मगर ये हकीकत थी इसका वो घिनौना अमल भी दो कौड़ी का ही था। क्या हुआ? मेरा कहा बुरा लग गया? इसे मुनजम्मिद होता देख वो इस्तिज़ाइया लबो लहजे में फुनकारी। नहीं, यकलफ़्ज़ी जवाब देता वो बाकी की सीढ़ियाँ चढ़ता इसे यूं ही हिसार में उठाए अपने कमरे में ले आया था। अब दोनों के दरमियान खामोशी हाइल थी। फ्रेश हो जाओ, फिर मैं मुलाज़मीन से आपका तारुफ़ करवा दूँगा। वो हतला-मकान खुद को नॉर्मल रखने में कोशा था, जो एक इंतहाई मुश्किल अमर था। मुझे किसी से कोई तारुफ़ नहीं चाहिए फ़िलहाल। हाँ, कल तक मुझे अपनी ज़रूरत की हर चीज़ इस रूम में चाहिए। इसका अंदाज़ ऑर्डर देने वाला था। किसी की आधी बात ना सुनने वाला वो बिगड़ा मिज़ाज इस वक़्त खामोशी से सब सुन और कर रहा था। शर्मिंदगी थी या एहसास नदामत, मगर वो खामोश हो गया था। और कुछ? वलीमा, इसने याद दहानी ज़रूरी समझी थी। दादा अबू पाकिस्तान आ जाए तो फिर? वो फ़िलहाल सर हिला गई। वॉशरूम किस तरफ है? इसने आईब्रो उठाए। इस तरफ, वो कहकर मुड़ने लगा। कहाँ जा रहे हो? ऑफ़िस? वो अलमारी में कुछ तलाश कर रहा था। तो क्या मैं घर में अकेली रहूँ? इंतहाई अहमकाना सवाल था। इसे ये बात हज़म ही नहीं हो रही थी कि वो इतनी आसानी से इसकी हर बात मान रहा है। चले आज कहीं नहीं जाता, मगर कल से तो अकेला ही रहना होगा।
और मेरे ख़्याल से ऐसा ही होता है। एक बात पूछूँ? लैबा को तजस्सुस हुआ। इसकी शख्सियत बहुत अजीब थी, निकाह वाले रोज़ के यूसुफ से यकसर मुख्तलिफ। तुझे तुम्हारा नाम क्या है? यूसुफ जो खुद को मसरूफ़ ज़ाहिर करता, इधर-उधर टहलता, कुछ न कुछ हिला-जुला रहा था, यकदम ठहरा। इसकी बीवी को इसका नाम तक मालूम नहीं था। निकाहनामा जलाकर इसने वाक़ई ज़्यादती की थी। यूसुफ जहांगीर। इस बार वो ठहरा था और पैंट की जेबों में हाथ फँसाए वो ख़ासे मुतमईन लहज़े में गोया हुआ था। मेरे बाप से क्या दुश्मनी है तुम्हारी? लाइबा निडर अंदाज़ में इसकी आँखों में देख रही थी। यूसुफ की निगाहों में इसकी रात वाली नशे में धुत लाइबा घूम गई। क्या वो अभी भी शराब वग़ैरह पीती थी? इस सोच ने ही इसके खून की रवानी बढ़ा दी थी। इससे अब आप मोहतरमा का कोई लेना-देना नहीं, क्योंकि आपके वालिद मोहतरम से मेरी जो भी दुश्मनी है, वो अब मैं तसल्ली से रूबरू बैठकर ही ख़त्म करूँगा। लैबा खामोशी से इसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देख रही थी। तुमने मुझसे पूछा नहीं कि इस रात इस अमीरज़ादे के कमरे में मेरे साथ क्या हुआ था? वो फिर घूमकर इसी मौज़ू पर आ गई थी, जिससे वो दामन बचा रहा था। दिमाग की सरहदों में खून ठोकरें मारने लगा था। क्या आप खामोश रह सकती हैं? हाथों की मुठ्ठियाँ भींच रखी थी, इसकी बॉडी बिल्डर जिसामत के बावजूद हाथों की नीली और हरी रगें वाज़ेह होने लगी थी। नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे यूँ बेआसरा छोड़ने के बाद तुम्हारी तरह के किसी बेगैरत इंसान ने मुझे बेआबरू करके रोन डाला था। इस बार वो एकदम शिद्दत से चिंघाड़ती, दस्ते गिरेबान हुई थी। यूसुफ आँखें मीच गया था। इस रात अपने हिसार में मौजूद लड़की की आहें-सिसकियाँ दिमाग में घूम गई थी। जो दूसरों की इज़्ज़त पर हाथ डालते हैं, इनकी अपनी इज़्ज़तें भी महफूज़ नहीं रहती। यूसुफ जहांगीर, कोई मानूस सी आवाज़ समाअतों में गूंज गई थी। क्या हुआ? सही नहीं जा रही हकीकत। बल्कि 1 मिनट, जो शख्स खुद सैकड़ों लड़कियों को अपने बिस्तर की ज़ीनत बना चुका हो, भले इससे भी क्या गैरत होगी। वो इस्तेज़ा या फुनकारती पीछे धकेल चुकी थी और वो लहरा कर 2 कदम दूर हुआ था, जिस्म बेजान महसूस हुआ था। मैंने आज तक अपने होशो-हवास में किसी औरत को हाथ नहीं लगाया। इसे अपनी आवाज़ खाई से आती महसूस हुई। ओह! वो कर्ब से हँसी थी। इसकी हँसी में टूटे काँच की सी चुभन थी। और वो चुभन यूसुफ को अपने दिल तक में खपती महसूस हुई थी। मैं जानता हूँ कि आप सिर्फ़ मुझे तकलीफ़ से दो-चार करने के लिए इस कदर तल्ख़ लफ़्ज़ों का इस्तेमाल कर रही हैं। मगर यकीन करें ये लफ़्ज़ मेरी जान निकाल रहे हैं। प्लीज़ ख़ामोश हो जाएँ। यूसुफ को लगा वो यकीनन सिर्फ़ इसे तकलीफ़ देना चाह रही है और वो अपने मकसद में कामयाब भी ठहरी थी। मैं लाइबा ऊँचा-ऊँचा रोती, मसेरी के किनारे टिक कर बैठी बआवाज़ बुलंद रोने लगी थी। यूसुफ को अपना साँस सीने में घुटता महसूस हुआ था और वो तेज़ी से रूम से बाहर निकलता, मेंशन से ही निकलता चला गया था। वो मज़ीद कुछ देर अगर वहाँ ठहर जाता तो यकीनन अपने हवास गँवा बैठता। वो सारी रात गाड़ी अनजान सड़कों पर दौड़ाने के बाद काफ़ी देर से घर लौटा था और थका-हारा सा अपने रूम में वापस आया था। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही वो चौंक गया था। कमरे में तेज़ रोशनी फैली हुई थी, निगाह सीधी बेड की जानिब उठी थी, जहाँ वो सारे जहाँ का हुस्न अपनी मनमोही सी सूरत में लिए ख्वाब व खरगोश के मज़े लूटने में मसरूफ़ थी। कम्फ़र्टर गर्दन तक तान रखा था। यूसुफ धीरे से दरवाज़ा बंद करता कमरे में आया था। अपने कमरे में ये नया इज़ाफ़ा इसे खूबसूरत लगा था। जैकेट उतार कर एक तरफ को फेंकी थी, साथ ही कदम बेड की जानिब बढ़ाए थे। लंबे बालों की आबशार तकिए पर फैले वो नींद की वादियों में उतरी हुई थी, जैसे ना जाने कब की सहराओं पे भटकती अब थक कर सो गई थी। कमरे में गर्मी का एहसास होते ही इसे ख़्याल आया वो रूम का एसी ऑफ था। साइड टेबल से रिमोट उठाते इसने एसी ऑन करने के साथ-साथ इसे 16 पर किया था। कुछ ही देर में रूम का दर्जे हरारत सर्द हुआ था, जबकि वो बिना पलके झपके इसके नक्श निहारने में मसरूफ़ था। वो वाक़ई बहुत मासूम थी। निकाह वाले रोज़ ना जाने इस पर कौन-सी शैतानियत सवार थी जो वो इस कदर गिरा हुआ फ़ाल सरअंजाम दे बैठा था। मेरा दिल कहता है कि तुम आज भी यूँ ही पाकीज़ा हो जिस तरह हमारे निकाह वाले रोज़ थी। आई एम सॉरी। धीरे से करीब होता इसकी ज़मीन पर अपने होंठ रखता वो सरगोशियाना बड़बड़ाया था। इसका ये अमल नादानिस्ता तौर पर था, एक लम्हे में खुद पर काबू करता वो वॉशरूम की जानिब बढ़ा था। न जाने इसने कुछ खाया भी था या नहीं। तकरीबन 15 मिनट बाद वो शावर लेकर बाहर आया था। थके-थके असाबों पर से बोझ हल्का-सा सिरक गया था। वो इस वक़्त सियाह रंग ट्राउज़र में मलबूस था। इसे शर्ट उतार कर सोने की आदत थी, मगर आज अपने कमरे में इस इज़ाफ़े की वजह से वो सियाह रंग सैंडो ज़ेबतन किए खामोशी से अपनी साइड पर आकर नीम दराज़ हो गया था।
मगर निगाहें मुसलसल भटक कर इस वजूद पर अटक रही थीं। शायद महरम रिश्ते की कशिश थी। अकेला लड़का था, हमेशा से बेड के ऐन दरमियान फैल-फाल कर सोने का आदी था। मगर इस वक़्त सिनफ़े नाज़ुक के बाइस इसे कोने में सिमट कर लेटना पड़ा था। लेट तो गया था, मगर नींद आँखों से कोसों दूर थी। गोया वो भी ज़रा नाराज़-नाराज़ थी। उफ़! दादा-अबू हैंडल करना भी एक अजीम मरहला है। वो शिकस्त-खोर लहज़े में सोचता आँखें मूंद गया था। कुछ ही देर में नींद की देवी इस पर मेहरबान हो ही गई थी। सुबह सादिक से तुलू होता सूरज अपने जोबन पर था। लाइबा रात को इस कदर थक कर सोई थी कि इसे वक़्त गुज़रने की खबर ही ना हो सकी। इतने मसले-मसाइल से गुज़र कर सकून की नींद आना भी किसी नेमत से कम नहीं है। अनजान जगहों पर सोने की आदत तो जैसे पुख्ता हो गई थी। इसे कभी कोई मुस्तकिल घर मिला ही कब था और ठिकाना भी ना जाने कब तक का था। वैसे भी इसका मकसद यहाँ कयाम हरगिज़ नहीं था, माँ सवाए यूसुफ को बर्बाद करने के। इर्द-गिर्द में निगाह घुमाई तो बेड पर मौजूद था। जबकि वे इसके बेहद नज़दीक पीठ के बल सोया यूसुफ ख्वाबों खरगोश के मज़े लूटने में मसरूफ़ था। वो कितनी ही देर इसे देखती रही थी और बेसाख्ता निगाहों में वो रात घूम गई थी जब वो रो-रो कर इससे अपनी इज़्ज़त की भीख माँग रही थी और नशे की हालत में धुत पड़ा बस अपनी करने में मगन था। नज़रों की तपिश थी कि वो धीरे से अपनी आँखें खोलता बेदार हुआ था। निगाह सीधी सामने लड़की से जा मिली थी जो टिकटिकी बाँधे इसे ही देख रही थी या निहार रही थी। यूसुफ ने बगौर इसका चेहरा देखा था, शायद वो इस वक़्त अपने हवासों में नहीं थी। वो उठकर बैठता ज़रा फ़ासले पर हुआ था। लाइबा भी चौंक कर होश में आई थी और गड़बड़ा कर सीधी हुई। "तुम मेरे बेड पर क्या कर रहे हो?" इसने घूर कर देखा था। यूसुफ ने हैरत से देखा। "क्या मतलब है इस बात का?" वो सच में हैरान हुआ। "वही जो तुम समझ रहे हो। मैंने इस घर में, इस कमरे में रहने की हामी भरी थी। ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे साथ बेड शेयर करूँगी।" वो गुस्से से सीखपा हुई थी। "बहुत अच्छे।" यूसुफ को सर पर लगी थी और तलवों पर बुझी थी। "जी, बहुत अच्छे।" वो सर झटक गई। "खैर, मैं आपसे बहस के मूड में हरगिज़ नहीं हूँ। मुझे मेरा सामान चाहिए।" वो बेड से उठी तो यूसुफ ने गौर किया कि वो इसके ट्राउज़र शर्ट में मलबूस मज़े से इसके सर पर खड़ी थी। "कुछ देर में मिल जाएगा।" वो सर झटक कर साइड टेबल पर रखा इंटरकॉम उठाकर लाइज़ल को हिदायत की थी, जो ख़ास तौर पर इसी के लिए हायर की गई थी। वो इसे मसरूफ़ देख वॉशरूम में जानी पड़ी थी। वो उठकर अपनी शर्ट डालता और ड्रेसिंग रूम की ब की जानिब बढ़ ही रहा था कि कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ। "आ जाएँ।" गुड मॉर्निंग विश करती है खूबसूरत सी लड़की अपने मखसूस लिबास में रूम में एंटर हुई थी। इसके हाथ में सैकड़ों किस्म के बैग थे जिनमें यकीनन इसी का सामान मौजूद था। "यहाँ रख दें मैडम, वॉशरूम से बाहर आ जाएँ तो इनका सामान दे दीजिएगा और तैयारी में मदद करा दीजिएगा। अभी आप बाहर वेट करें।" वो ओके सर कहती रूम से बाहर चली गई थी। जभी वो हाथ मुँह धोकर वॉशरूम से बाहर आई थी, "मिस अलाना?" इसकी आवाज़ पर लेडी मेड फौरी कमरे में आई थी। "गुड मॉर्निंग मैडम।" इसने मॉर्निंग विश किया। इसने बस एक नज़र देखा था और फिर निगाहों का रुख फेर गई थी। "मैडम की तैयारी में हेल्प कर दें।" "लाइबा, ये मिस अलाना है, आपकी रेडीमेड।" वो तारुफ़ कराता जब अक्सर वॉशरूम में बंद हो गया था। "मैडम, आप ये ड्रेस देख लें। इसके साथ की तमाम एक्सेसरीज़ और ज्वेलरी मैं यहीं रख दूँगी।" वो जल्दी से बोली, कहीं वो इनकारी ना हो जाए। "थैंक यू सो मच डियर, मगर इसकी नीड नहीं, मैं खुद से मैनेज कर लूँगी।" वो नरमी से बोल दी, साफ इनकार कर गई, जबकि वो इसका इशारा समझकर रूम से बाहर निकल गई थी। यूसुफ कुछ देर बाद रूम में आया तो वो ड्रेस चेंज कर रही थी। बालों को रबर बैंड में कैद करती वो हाई पोनीटेल बनाती शादीशुदा लड़की तो कहीं से नहीं लग रही थी। अलबत्ता इसका लुक देख ये कहना ज़्यादा बेहतर था कि मेड शायद कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही थी। मैडम शायद कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही थी। नाश्ता तैयार है। इसने एक निगाह फेर ली थी। ये आदमी इसे ज़हर से भी ज़्यादा ज़हर लग रहा था। जबकि यूसुफ ने गहरा साँस लिया था। वैसे मैं क्या कह रहा था? वो साथ-साथ सीना उतर रहे थे। इसने एक गहरा हंकार भरा था। "अगर तुम चाहो तो अपनी एजुकेशन मुकम्मल कर सकती हो।" वो इसे स्पेस दे रहा था। "मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है।" इसने सिरे से इनकार किया तो वो खामोशी इख्तियार कर गया। अलबत्ता दिल-ए-दिमाग में बहुत सी जंगें चल रही थीं। शाम का वक़्त था। यूसुफ अपने मामूल के मुताबिक ऑफ़िस से वापस आया तो इसे लॉन में चहलकदमी करता देखता हुआ पाया, जो किसी की सोच में गुम अपनी धुन में थी। वो सामने से आते यूसुफ को नहीं देख सकी थी और सीधा इससे जा टकराई थी। "सँभल कर यार!" यूसुफ ने फ़ौरी इसे सँभाला। "पीछे हटो!" इसने इसे किसी अछूत चीज़ की तरह दूर झटका था, जबकि वो गहरा साँस भर के रह गया। "रेडी हो जाओ, डिनर बाहर ही करेंगे।" इसने अपने तौर इसे खुश करना चाहा,
मेरा कोई इरादा नहीं है। इसने सफाचट इनकार किया था, जबकि वो अपना सा मुँह लेकर रह गया और गहरी साँस भरता वापस आया था। मॉम, डैड, मुझे आप लोगों की समझ नहीं आ रही। आप लोग यहाँ क्यों ठहर गए हैं? वो बालों को पकड़ने के दर पर थी। तुम अपना मुँह बंद रख सकती हो? वो शेख हमें मार डालेगा। इतनी बात समझ नहीं आ रही तुम्हें? वो चिल्लाए, जबकि वो खामोश हो गई। तो ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी वो ही करें, मगर मुझे सुकून से पाकिस्तान वापस जाने दें। वो बाज़िद थी। भाड़ में जाओ तुम। वो सीख-पा हो गए थे। कैसी बातें कर रहे हैं ग्रैंडपा? आपका जब दिल चाहे आप यहाँ आ सकते हैं। वो मुस्कुराते लहजे में बात कर रहा था, जबकि लाइबा रूम में मौजूद सोफे पर बैठी बगौर इसके एक्सप्रेशंस का जायज़ा ले रही थी। आपकी बहू भी ठीक है ग्रैंडपा, वो मसरूर लहजे में गोया हुआ। आप नहीं आ रहे मगर क्यों? वो ज़रा हैरान हुआ। ओह! तो चचा कैसे हैं अब? इसने सवालिया पूछा। ख़्याल रखा करें यार आप लोग अपना। वलीमा तो आप सबके यहाँ आने पर ही करूँगा, पहले कैसे कर सकता हूँ? वो बालों में हाथ फेर कर तासफ़ी लहजे में बोला, ज़रा फ़ासले से बैठी लाइबा को निहारने लगा, जो बहुत लगावट से इसे ही देख रही थी। लाइबा? वो कदम उठाता नज़दीक आया था और साथ ही लाइबा का हाथ पकड़कर खड़ा किया था। वो बगौर इसे देख रही थी, इसकी आँखों में अजीब से जज़्बे ठाटे मार रहे थे। मुझे सुकून नहीं आ रहा है यार, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। शिकस्त-ख़ोर लहजे में बोलता वो इसके कंधे पर पेशानी टिका गया, जबकि इसकी आँखों में सिर्फ़ नफ़रत ही नफ़रत थी। इस रात मैं बहुत डिस्टर्ब था। मेरे दोस्त ने मुझे ड्रिंक पिला दी और एक रूम में लॉक कर दिया। वहाँ एक लड़की थी और मैं इसमें तुम्हारी शबीह देख बहक गया। और वो आगे बोलता जा रहा था, आँखों से आँसू निकल रहे थे। लाइबा साकित और सामित खड़ी थी। प्लीज़ कुछ बोलो। मैं इस लड़की को ढूँढने की बहुत कोशिश की, मगर वो मुझे नहीं मिली। वो इसका ठंडा रिएक्शन देख इसकी पेशानी से अपनी पेशानी टिका गया। अगर वो लड़की तुम्हें मिल गई तो तुम क्या करोगे? इसने सपाट अंदाज़ में सवालिया पूछा था। मैं इससे माफ़ी माँग लूँगा। वो जैसे अभी भी किसी खुशफ़हमी में मुब्तला था। और तुम्हारी माफ़ी माँगने से क्या इस लड़की की इज़्ज़त वापस आ जाएगी? यूसुफ को चुप लगी थी। फिर मैं क्या करूँ? मुझे बताओ प्लीज़। मैं अपने गिल्ट से बाहर निकलना चाहता हूँ, अपने गुनाह का कफ़ारा अदा करना चाहता हूँ। इसने घबराहट की वजह से शर्ट के 2 ऊपरी बटन खोल लिए थे। तुम्हारी सज़ा यही है कि तुम्हें संसार कर दिया जाए। बोलो मंज़ूर है ये सज़ा? इसकी आँखों में नफ़रत की चिंगारियाँ थीं। यूसुफ ने खाली-खाली निगाहों से इसे देखा था। इतनी नफ़रत करती हो मुझसे? इसे अपनी आवाज़ खाई से आती महसूस हुई थी। तुमने एक निकाहशुदा लड़की की इज़्ज़त ख़राब की और देखो तुम्हारे इंतकाम की भेंट मैं चढ़ गई। तुम्हारे निकाह में होते हुए मुझे किसी गैर मर्द ने हाथ लगाया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि कैसे मर्द हो तुम? ज़िंदा कैसे हो तुम? साँस कैसे ले रहे हो? गैरत में आकर अपनी जान क्यों नहीं देते? लाइबा के लहजे में हकारत वाज़ेह थी, जबकि यूसुफ दम साधे इसे सुन रहा था। माफ़ी नहीं मिल सकती। वो नादिम नज़र आ रहा था, वो तल्ख़ सी हँसी। माफ़ी तो जभी मुमकिन है जब वो लड़की तुम्हें माफ़ कर दे और मेरी दुआ है कि वो तुम्हें कभी ना मिले और तुम इस अज़ियत में तड़प-तड़प कर जान दे दो। वैसे तुम्हारी गैरत जोश नहीं मारती कि तुम्हारी बीवी। इसके लफ्ज़ लबों में ही अधूरे रह गए जब वो इसे पकड़ कर झिंझोर चुका था। प्लीज़, प्लीज़, अल्लाह का वास्ता है तुम्हें, मुझे अज़ियत देना बंद कर दो। क्यों मेरा और अपना साँस लेना दुभर कर रखा है? मुझसे एक हकीकत नहीं निकली जा रही और तुम बार-बार इस अज़ियतनाक तमाचा रसीद करके मुझे लुहान कर देती हो। वो अज़ियत के इंतहाओं पर था। लाइबा तिल्ख़ी से मुस्कुराई। तुम्हें इस तरह तड़पते देख दिली सुकून महसूस हो रहा है मुझे। मैं मसरूर लहजे में बोलती इसे तड़पने के लिए अकेला छोड़ गई थी। दिन अपनी डगर पर रवा-दवा थे। यूसुफ ने खुद को बिज़नेस में मसरूफ़ कर लिया था और मामूल की एक शाम थी जब वो थका-हारा सा ऑफ़िस से लौटा, मगर वॉशरूम में बेसन पर झुकी खड़ी लाइबा बुरी तरह खाँसती आवाज़ सुन वो दौड़ कर इसकी जानिब पहुँचा। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? इसने बेचैनी से इस्तफ़सार किया था जो निढाल सी इसके सीने से टिका गई थी। मुझे मुझे उल्टियाँ हो रही हैं, मुझे अस्पताल ले चलो प्लीज़। लाइबा को अपनी जान निकलती महसूस हो रही थी, जबकि वो सर हिलाता इसे अस्पताल के लिए ले निकला था। क्या हुआ है मेरी मिसेज़ को?
وہ متفکر لہجے میں بولا تو ڈاکٹر مسکرائی تھی۔ مبارک ہو، آپ ڈیڈی بننے والے ہیں۔ ڈاکٹر کے لفظوں پر جہاں یوسف کو سانپ سونگھ گیا تھا، وہیں ایک لمحے کو لائبہ بھی ساکت رہ گئی تھی، مگر پھر لبوں پر ایک گہری مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ سچ میں ڈاکٹر؟ یوسف، آپ نے سنا ہم پیرنٹس بننے والے ہیں؟ وہ جان بوجھ کر ایکسائٹیڈ سی بولی تو یوسف کو فضا میں آکسیجن کم ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ تھینک تھینک یو ڈاکٹر۔ وہ اسی لیے فوری اسپتال سے نکلا تھا، جبکہ وہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ یوسف کو اسے دیکھ وحشت ہو رہی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی آنکھیں موند گئی۔ میں بہت خوش ہوں۔ کیا تم بھی خوش ہو؟ وہ رش ڈرائیونگ کر رہا تھا، مگر وہ مسکرا رہی تھی۔ آرام سے چلاؤ یار، میری حالت کا ہی کچھ خیال کرو، وہ جان بوجھ کر بولی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، وہ زور سے چلایا تھا، جبکہ لائبہ مسرور سی مسکرا دی تھی۔ کار پوچھ میں گاڑی کے ٹھہرتے ہی وہ بھاگتے قدموں سے گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھا تھا، جبکہ وہ مسرور سی مسکراتی ہوئی اس کے پیچھے بڑھی تھی۔ کیا ہوا، تم خوش نہیں ہو؟ جبکہ تمہیں خوش ہونا چاہیے، تم باپ بننے والے ہو۔ وہ اس کے پیچھے آئی تھی۔ پلیز چپ ہو جاؤ، مجھے اذیت دینا بند کر دو۔ مجھے بتاؤ میں ایسا کیا کروں کہ تم مجھے معاف کر دو اور میرا اللہ بھی۔ یہ خون، وہ بے ربط جملے بول رہا تھا۔ خبردار، خبردار، اگر میرے بچے کے بارے میں کوئی بھی بکواس کی تو یہ میرا خون ہے اور اب تمہارا بھی۔ یہ تمہارا خون ہے یوسف، کیونکہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ یوسف نے وحشت زدہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اسے کسی مشکل میں ڈال رہی تھی۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ جب جب تم زندگی میں اس بچے کی شکل دیکھو گے، تمہیں اپنے گناہ کا پچھتاوا ہوتا رہے گا۔ وہ اسے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑتی پیچھے دھکا دے چکی تھی، جبکہ وہ بالکل پتھر ہوا کھڑا تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزرتا چلا جا رہا تھا، جبکہ وہ اندر ہی اندر اپنے گرل کی وجہ سے مرتا جا رہا تھا، اور لائبہ اسے روتا تڑپتا دیکھ دلی سکون محسوس کر رہی تھی۔ کیا ہوا، اداس ہو؟ وہ لاؤنج کے صوفے پر سر تھامے بیٹھا تھا، جبھی وہ برابر آ کر نزدیک بیٹھی تھی۔ لہجے میں بلا کی معصومیت تھی۔ مجھے سکون چاہیے جو مجھے کہیں نہیں مل رہا، وہ تھکے سے لہجے میں بول رہا تھا۔ لائبہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں بے بسی ہی بے بسی تھی۔ جاؤ یوسف جہانگیر، اس لڑکی کو ڈھونڈو، کیا پتا تمہارے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ وہ شخص کون تھا جس نے تمہارے ساتھ؟ اس قدر کڑی حقیقت پوچھتے زبان لڑکھڑا سی گئی تھی۔ تمہارے لیے یہ جاننا ضروری نہیں ہے، بس یہ جان لو کہ یہ تمہاری اولاد ہے، اور اس سے محبت میں کوئی کمی آئی تو میں دنیا کو چیخ چیخ کر تمہاری کرتوت بتا دوں گی۔ وہ زخمی شیر بنی ہوئی تھی۔ تمہیں مجھ پر ترس نہیں آتا؟ وہ یاسیت بھرے لہجے میں سوالیہ گویا ہوا تھا۔ پہلے آتا تھا، مگر اب نہیں آتا، وہ شفاق لہجے میں بولی تو وہ خاموشی اختیار کر گیا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ اس نے بات گھمائی۔ یہی کہ ہماری اولاد بہت ویک ہے، مجھے ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہے، مگر تمہیں تو مجھ سے یا اپنی اولاد سے کوئی سروکار ہی نہیں۔ یوسف کی آنکھیں جل اٹھی تھی۔ وہ اس لڑکی کو کیسے اپنے احساسات بتاتا؟ اپنا خیال رکھو، بلکہ کل سے میں خود تمہارا خیال رکھوں گا۔ بس آج کی رات مجھے ایک بار اور اپنے گناہ کی معافی مانگ لینے دو، وہ تھکے لہجے میں بولتا کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ 6 ماہ بعد۔ یوسف، یہ کتنی پیاری ہے نا؟ ان 6 ماہ میں اس نے اس کا بے حد خیال رکھا تھا۔ شاید یہ اولاد اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، اور وہ اس آزمائش میں کھرا اترنا چاہتا تھا۔ شاید اللہ اسے معاف کر دے، اور وہ اس لڑکی کو تلاش نہیں کر سکا تھا، نہ اپنے گناہ کا ازالہ کر سکا تھا، مگر وہ لائبہ کی برباد ہوئی زندگی کو تو درست کر سکتا تھا، اور اس بچے کی صورت اللہ کی طرف سے ڈالی گئی آزمائش میں وہ کھرا اترنے کے لیے ثابت قدم تھا۔ ہاں، ماشاء اللہ سے۔ اس نے نم آنکھوں سے اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھے تھے، جبکہ لائبہ نم آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ان 6 ماہ میں اس نے اس کا ایسے ہی خیال رکھا تھا جیسے کوئی بھی مرد اپنے بچے کی ماں کا رکھتا ہے۔ لائبہ کا دل کیا اسے حقیقت بتا دے، اور اس اذیت سے نجات دے دے کہ ہاں، یہ اسی کی اولاد ہے۔ اس رات کوئی اور لڑکی نہیں بلکہ اس کی بیوی ہی اس کے ہاتھ برباد ہوئی تھی، مگر وہ جب جب یوسف کو معاف کرنے کا سوچتی اس کے زخم ہرے ہو جاتے تھے، اور وہ اسے اتنی جلدی بخشنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ بہت مبارک ہو، باپ بن گئے ہو، خیر سے ولیمے کی سنت بھی ادا کر دیتے ہیں۔
दादा जान की खुशी से भरपूर आवाज़ स्पीकर में गूंजी थी। आप जब पाकिस्तान आएँगे वलीमा जभी रख लेंगे। वो आजिज़ी से गोया हुआ। ठीक है, करते हैं कुछ फिर। तुम हमारी पोती और बहू का ख़्याल रखा। लैबा साथ ही बेड पर लेटी थी और बड़ी दिलचस्पी से इसके चेहरे के उतार-चढ़ाव देख रही थी। यूसुफ, वो इसकी आवाज़ पर चौंका। हुँ, इसने हनकार भरा। इनके दरमियान सब वैसा ही था मगर अब वो दोनों नॉर्मल अंदाज़ में मुख़ातिब थे। क्या तुमसे ये हकीकत कबूल नहीं हो रही कि ये बच्ची इसे जानबूझकर लफ्ज़ अधूरे छोड़े, अपनी औलाद के लिए ऐसी अज़ियत इंतख़ाब करना आसान नहीं था। मगर सच तो ये था कि वो औलाद की सूरत बेटी को देख खौफ़ज़दा हो गई थी। प्लीज़ इस फूल के बारे में ऐसा-वैसा कुछ ना बोलना। ये मेरी बेटी है, मेरी औलाद है। यूसुफ ने सख्त लहजे में तंबीह करते वानिया के हाथ लबों से लगाए, तो लाइबा की आँखों से आँसू जारी हो गए। कभी-कभी सोचता हूँ कि काश मैंने निकाह के बाद तुम्हें यूँ ना छोड़ा होता, तो आज मुझ पर ये आज़माइश ना होती। वो बातों में मगन थे जब मुलाज़िमा ने दरवाज़े पर दस्तक दी। आ जाएँ। वो साहब जी नीचे कोई माहरूफ बीवी आई हैं और आपको बुला रही हैं। यूसुफ बुरी तरह से चौंका था। मारूफ? वो समझ गया था ये इसकी साबका मंगेतर थी, जबकि वो अपनी बहन के नाम पर चौंकी। मारूफ कौन है? इसने सवालिया अंदाज में पूछा। मेरी मंगेतर थी, इसने सच बोला था। वो बाहर जा रहा था। ठहरो, इसने पलटकर सवालिया अंदाज में देखा। मुझे भी नीचे साथ चलना है तुम्हारे। वो बेड से उठ रही थी। बैठी रहो। वो बस वैसे ही मिलने आई होगी। नहीं, मैं देखना चाहती हूँ ये लड़की कौन है। वैसे भी मैं बताना चाहती हूँ कि वो किस खुशफहमी में मुब्तला है तो वापस चली जाए। अब मैं तुम्हारी बीवी हूँ। या यूसुफ खामोश रहा। वो मेन हाल में टाँग पर टाँग रखे बैठी थी, जबकि लाइबा माहरूख यानी अपनी बहन को देख किस्मत के चक्कर पर तिल्खी से मुस्कुराई थी। यूसुफ, इसके लफ्ज़ लबों में अधूरे ही रह गए थे, क्योंकि यूसुफ के पहलू में अपनी सौतेली बहन थी। ये ये लाइबा तुम्हारे साथ क्या कर रही है? इस बार चौंकने की बारी यूसुफ की थी। तुम जानती हो लाइबा को? लाइबा मुस्कुरा दी। आपके दुश्मन की बेटी है। हैरानगी की बात है कि आप ये तो जानते हैं कि मैं असफंदियार की बेटी हूँ और ये नहीं मालूम था कि लंदन में मुकीम आपकी मंगेतर भी आप ही के दुश्मन की बेटी है। यूसुफ के सर पर सारे आसमान टूट पड़े थे। व्हाट? यूसुफ, ये ये मेरी सौतेली बहन तुम्हारे घर में क्या कर रही है? वो चिंगाड़ी। यूसुफ की बीवी हूँ और इनके बच्चे की माँ भी। यूसुफ, आपने अपनी साबका को बताया नहीं। वो जानकर मुस्कुराई थी और मारूफ के तो काटो बदन में लहू नहीं। तुम तुम बेहुदा लड़की, वो चिल्लाई। शट अप मारूफ, ये बीवी है मेरी। खबरदार कोई बकवास की तो। और तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। दफा हो जाओ यहाँ से। वो चिल्लाया था, जबकि लाइबा को आज अपनी बहन का जिल्लत से सुर्ख पड़ता चेहरा देख इत्मीनान महसूस हो रहा था। तुम्हारी माँ ने मेरे निकाह का जानते भी मेरा सौदा किया। देखो अल्लाह की करनी। तुमने मेरा बुरा चाहा था और मेरे नसीब में यूसुफ आ गए। वही यूसुफ जिससे तुम शादी करना चाहती थी। आज ये मर्द सिर्फ मेरा है। इसके लहजे में गुरूर बोल रहा था। तुम बर्बाद हो जाओगी। तुमने मुझसे मेरा नसीब छीना है। तुम सियाह बख्त, वो चिल्ला रही थी। जबकि लाइबा पुरसुकून थी। यूसुफ के हुक्म पर इसे बाहर ले जाया गया था। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। मुझे ऊपर ले चलें प्लीज। लाइबा को महसूस हो रहा था जैसे कोई बोझ था जो वाकई अब सिरक गया था। इसके बाप और बहन के लिए ये अज़ियत ही काफ़ी थी कि वो जिस शख्स को अपनी लाडली बेटी का नसीब बनाना चाहते थे, वो अब लाइबा का नसीब था। यूसुफ इसे हिसार में उठाए ऊपर ले आया था। वो पीछे हट रहा था जब लाइबा ने इसकी गर्दन में बाहें डालकर रोका था। यूसुफ ने आईब्रो उठाए। तुम जानना चाहते हो ना इस रात होटल में इस कमरे में किस शख्स ने इसे तकलीफ के बाइस लफ्ज़ अधूरे छोड़े, जबकि यूसुफ इसका चेहरा देख इससे पीछे सही से बिठाता खुद नज़दीक ही बैठ गया था। क्या तुम्हें इस शख्स का चेहरा याद है? वो आज खुद से ज़िक्र कर रही थी। यूसुफ का इरादा इस शख्स की निस्तो-नाबूद करने का था। हाँ, यूसुफ को चुप लगी थी। कौन है वो? इसे अपनी आवाज़ खाई से आती महसूस हुई थी। तुम तुम थे वो शख्स। इस रात जब तुम नशे में थे, इस होटल के कमरे में, शायद अल्लाह ने मेरी इज़्ज़त बचानी थी कि इस कमरे में तुम आए। सुबह जब तुम सो रहे थे तो मैं तुम्हें मारने के इरादे से करीब आई थी।
مگر تمہارا چہرہ دیکھ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تمہیں نہیں بخشوں گی، میں تم سے اپنا بدلہ لوں گی۔ مگر یوسف حیرت و بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم کس ہوٹل کے کمرے کی بات کر رہی ہو؟ وہ بے یقینی سے بولا تھا۔ نور ہوٹل، کمرہ 17۔ جب تم رات کو نشے کی حالت میں اس روم میں آئے تھے اور تاریکی میں تم نے میری ایک التجا نہیں سنی تھی، میں چیختی رہی مگر تم پر شیطان سوار تھا۔ یوسف نے تکلیف سے پھٹتے سر کے باعث آنکھیں موند لی تھی، مگر ایک لمحے کو محسوس ہوا تھا جیسے دل پر سے بوجھ سرک گیا ہو۔ تم سچ بول رہی ہو نا؟ اس کا چہرہ ہاتھ کے پیالے میں بھرتا ہوا بے یقینی تھا۔ میں تمہیں کبھی حقیقت نہ بتاتی؟ اگر اللہ ہمیں بیٹا دیتا، نہ تو میں تمہیں زندگی بھر اس گلٹ میں رکھتی۔ یہ تمہاری اولاد نہیں ہے، مگر اللہ نے ہمیں بیٹی دی ہے، بیٹی رحمت۔ شاید وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم سب بھول کر اس کی پرورش پر توجہ دیں۔ لیبا نے اپنے دل کی بات کہی تھی اور آنکھوں میں آنسو لیے یوسف اس کے کندھے پر سر رکھ گیا تھا۔ میں اف میرے اللہ، یا میرے اللہ، تو نے مجھے کتنے بڑے گناہ سے بچا لیا، یا میرے اللہ۔ وہ اس وقت اللہ کی کیفیت سے دوچار تھا، پھر یکدم کھڑا ہوتا، بچی کو کوٹ سے گود میں اٹھاتا، اس کے چہرے پر پیار کرتا واپس بیڈ پر آیا تھا۔ میں نے 3 دن سے اسے پیار نہیں کیا۔ اسے دیکھ دیکھ کر خوف آ رہا تھا، اپنا آپ وحشی لگ رہا تھا، خود سے گھن آ رہی تھی، میں خود کو اس بچی کے قریب جانے کے قابل نہیں سمجھ رہا تھا۔ تم نہیں جانتی کہ تم نے مجھے معاف کر کے کتنے بڑے بوجھ سے آزادی دلا دی ہے۔ میری ذات پر بہت بڑا احسان کیا ہے تم نے۔ وہ وانیہ کو مسلسل پیار کر رہا تھا، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ لائبہ کی سسکی بن گئی تھی۔ میں تمہیں دل سے جبھی معاف کروں گی جب تم اس کی ہر طرح سے حفاظت کرو گے، اسے کبھی اکیلا محسوس نہیں ہونے دو گے، ایک اچھے باپ بنو گے، میرے باپ جیسے نہیں۔ ہماری جتنی بھی اولاد ہو جائے، مگر تم کبھی اس کی طرف سے دل برا نہیں کرو گے، نہ یہ سوچو گے کہ یہ تمہاری حماقتوں کے لمحے۔ وہ اذیت سے بول رہی تھی جبھی وہ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ گیا۔ ایسا نہیں کہو، یہ میری اولاد ہے، میرا خون ہے۔ تم نہیں جانتی میں کتنا خوش ہوں، میری بیٹی، ہماری بیٹی ہے، اللہ کا تحفہ۔ جب اللہ اپنے بندے پر مہربان ہوتا ہے تو اسے بیٹی دیتا ہے، اور دیکھو لائبہ، اللہ مجھ پر کتنا مہربان ہے، مجھے کتنی معصوم اور پیاری بیٹی کا باپ بنایا ہے۔ وہ اسے سینے سے لگائے دل میں ٹھنڈک اتار رہا تھا جبھی لائبہ اس کا خود سے گریز محسوس کر آگے بڑھ کر اس کے سینے سے لگی تھی تو اس نے فوراً اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ مجھے معاف کر دو پلیز، ہماری اولاد کی خاطر معاف کر دو۔ اس کے ماتھے پہ لب رکھتا وہ مسلسل معافیاں مانگ رہا تھا جبکہ وہ اپنی بیٹی کے ہاتھ چوم رہی تھی۔ اللہ ان پر مہربان ہو گیا تھا تو وہ کیوں اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتی؟ ولیمے کا فنکشن شہر کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں رکھا گیا تھا۔ وانیہ 10 ماہ کی ہو گئی تھی۔ رحمان صاحب اور پوری فیملی کے پاکستان آنے کے بعد ان کا ولیمہ رکھا گیا تھا۔ وہ سب وینیو سے گھر لوٹ گئے تھے جبکہ ولیمے کی تقریب کے بعد اپنی گاڑی میں بیوی اور بیٹی کے ساتھ شہر سے دور فارم ہاؤس جا رہا تھا، جبکہ لائبہ ہیوی ڈریس اور ہیوی میک اپ کے باعث وانیہ کو سنبھالنے میں ناکام ہو رہی تھی، جو کچھ دیر پہلے جاگنے کے بعد انہیں خوب تنگ کر رہی تھی۔ یوسف، اور کتنی دیر ہے؟ اسے بھوک لگ رہی ہے۔ وہ اب خاموشی یہ اب خاموش نہیں ہوگی، اس کو سینے سے لگائے وہ ذرا پریشان ہوئی۔ یار، ابھی تو میں نے تمہیں ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں ہے اور یہ میڈم چینج کروانے پر تلی ہے۔ تم نے اس کا انتظام کیوں نہیں کیا تھا؟ کہا بھی تھا۔ وہ خفا ہوا۔ میری کیا غلطی ہے؟ آپ نے دیکھا تھا آج کتنا بزی رہے تھا اور دودھ ختم ہو چکا ہے۔ اب جب تک اس کا پیٹ نہیں بھرے گا یہ نہیں سوئے گی۔ اپنی ننھی شہزادی کے گالوں پر ہونٹ رکھتی وہ شرارت سے بولی تھی، میری بیٹی، بس پہنچ گئے، ماما گنی ہے، میری بیٹی کو بھوکا رکھا ہوا ہے۔ بس اب وہ اس کے آنسو صاف کر رہا تھا جو اب باپ کے پاس آنے کے لیے ہمک رہی تھی۔ تھوڑی دیر میرا بچہ، بس پہنچ گئے۔ وہ لائبہ کے ڈریس کی وجہ سے اور بے چین ہو رہی تھی۔ ناچار یوسف کو اسے گود میں ہی لے کر ریف کرنی پڑی تھی اور باپ کی گود میں آتے ہی وہ خاموش ہو گئی تھی۔ دیکھیں کیسے خاموش ہو گئی، اور ابھی پورا راستہ کتنا ہنگامہ مچایا ہوا تھا۔ لائبہ نے دودھ کی بوتل نکال کر اس کے منہ سے لگانی چاہی تھی جس میں تھوڑا سا پمپ کیا ہوا ملک تھا۔ ابھی چھوڑ دو، پھر اس کا آدھا پیٹ بھرے گا، روئے جائے گی۔ یوسف نے اسے منع کیا۔ 10 منٹ بعد وہ لوگ پہنچ گئے تھے۔ یوسف نے گاڑی پارک کرتے لائبہ کو اترنے میں ہیلپ کی تھی۔ اس وقت گارڈز کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ وہ بھی صاحب کے ساتھ بیگم صاحبہ کو دیکھ ایک طرف چلے گئے تھے۔ وانیہ کو لائبہ کی گود میں تھامتے یوسف نے لائبہ کو گود میں اٹھا لیا تھا کیونکہ اتنے ہیوی ڈریس کے ساتھ چلنا ایک مشکل مرحلہ تھا۔
वो अब वानिया ने यही रो-रो कर इर्द-गिर्द के हशरात को उठा देना था। वैसे भी खुद भी चल लेती, वानिया अच्छे से सँभालती, वो एक हाथ यूसुफ के गले में डाले हुए थी। "तुम मेरी बेटी सँभाल लो, बाकी तुम्हें मैं ऊपर ले जाऊँगा।" यूसुफ ने इसकी तवज्जो इसकी जानिब कराई थी। वो तेज़ कदम उठाता रूम में आया, रूम में आते ही इसने बेड पर बिठाया था, जबकि वानिया फिर से रोने की तैयारी में पकड़ता देख इसने जल्दी से सर से फिर से लगा दुपट्टा उतारना शुरू किया था। यूसुफ एक हाथ में बेटी को गोद में लेता, दूसरे हाथ से इसकी हेल्प कर रहा था। यार ये वलीमा फ़ौरन कर लेना चाहिए था या कम से कम फिर बच्चों के थोड़ा बड़ा होने का इंतज़ार कर लेना चाहिए था। वरना तो आपका यादगार दिन बच्चे सँभालने में ही चला जाएगा। यूसुफ के तबसरे पर वो हँस दी। मैंने तो कहा था आराम से कर लेंगे। वानिया 2 साल की हो जाएगी जब तक, इसने जताया। और अगर जब तक इसका कोई भाई-बहन आ जाता फिर हम इसके बड़े होने का इंतज़ार करते। यूसुफ ने भी इसे घूरा था। अच्छा यार जल्दी से, बस मैं इससे ज़्यादा अपनी बच्ची को भूखा नहीं देख सकता। वानिया को भूख तो लगी थी मगर अब इसे नींद भी आ रही थी। जबकि वो भी हड़बड़ाकर जल्दी से ड्रेसिंग रूम की जानिब भागी ताकि चेंज कर सके। इतने में यूसुफ इससे बातें कर रहा था और बाप की बातों पर तो वैसे भी मैडम का मूड ठीक हो जाता था। लाएँ मुझे दें इसको और आप भी चेंज कर लें। इसको बेड पर लेकर बैठती, मुस्कुराकर बोली तो वो मुँह बनाता, खुद भी वॉशरूम में बंद हो गया था। 15 मिनट बाद चावल लेकर बाहर आया, जब तक वानिया सो चुकी थी। वो अब आईने के सामने खड़ी मेकअप रिमूव कर रही थी। अब इतनी ठंड में ठंडे पानी से शावर लेकर आ रहे हैं। रहबा ने ज़रा घूर कर देखा। यार आज बहुत थक गया था। जब तक शावर नहीं लेता मेरी थकन नहीं उतरती। वो एक अंगड़ाई लेता इसके पास आया था जो बालों का हेयर स्टाइल खोल रही थी। कुछ देर पहले ये जितना अच्छा लग रहा था, अब मुझे इतना ही बुरा लग रहा है। ये क्या बालों का घोंसला बना दिया है? इसके बालों से खुद ही पिन्स निकालता वो ज़रा नाराज़ हुआ। लाइबा के बाल इसे बेहद पसंद थे। अब हेयर स्टाइल तो ऐसे ही बनता है और आपकी बेटी ने मजाल है जो मुझे सुकून से तैयार होने दिया हो। यूसुफ ने पलटकर बेड पर निगाह डाली जहाँ वो पुरसुकून से सो रही थी। मेरी शहज़ादी को कुछ ना बोलो। इसके बाल उँगलियों से सुलझाता वो मोहब्बत से बोला तो लाइबा इसके अंदाज पर नरमी से मुस्कुराई। आज तुम मुझे इतनी खूबसूरत लग रही हो, मगर मैं खुल के तारीफ नहीं कर पाया। बाल सुलझाने के बाद वो इसे मुकाबिल लाता इसके माथे पर लपक गया था। सिर्फ प्यारी लग रही थी। इसने आईब्रो उठाए तो वो हँस दिया। नहीं भई, सिर्फ प्यारी नहीं बल्कि मेरी बीवी और मेरी शहज़ादी की क्यूट सी मामा भी लग रही थी। इसको सीने से लगाए वो शरारत से बोला तो वो खिलखिला दी, जबकि वो इसके कान में खूबसूरत अंदाज में सरगोशियाँ करता इसे शर्माने पर मजबूर कर रहा था। साथ ही कदम बेड की जानिब बढ़ाए, जहाँ इनकी शहज़ादी, इनकी पूरी दुनिया नींद के मज़े ले रही थी। ख़त्म शुद।